explain S/4HANA? I am explaining everything in Explore HANA only, and we will get to that point. Don't worry. I will explain you that also, but not in today's, because that becomes a little bit more technical, and this is a demo session. I have to talk about much more concepts before going towards S4. But this training is completely on S4. Okay. Okay. सर एक बोलायचं होतं बोलू. हेलो Yes, Bharat. सर Quickly, we don't have time. मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ 9 बजे. ये ओनली SAP SD के रिगार्डिंग ही रहने वाला है ना कि दूसरा और कुछ है? हाँ जी, हाँ जी, SAP SD के रिगार्डिंग है. ओके ओके ठीक है, नो इशू. ठीक है, थैंक चलो शुरू करते हैं और लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम. मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? मैं वापस सर वो कल वाला प्रेजेंटेशन खोलने वाला हूँ. हेलो यस प्रिंस. सर, मेरे को S/4HANA के रिगार्डिंग ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि मैं S/4HANA पे प्लानिंग का काम करता हूँ सर. मेरा पूरा ट्रेनिंग S4, मैं वही कह रहा हूँ, मेरा पूरा ट्रेनिंग S4 हाना पे ही रहेगा. मैं उसी पे प्लानिंग अभी भी वही काम कर रहा हूँ सर. इसलिए सर मैं बट आप अगर प्लानिंग मॉड्यूल पे काम कर रहे हो तो फिर आप सेल्स क्यों सीखना चाहते हो? सेल्स में हर जगह पे सेल्स में फिर जॉब मिलता है सर. सेल्स में क्या बोलते हैं इसको, ज्यादा ये है सर अच्छा, जॉब, आप जॉब अपॉर्चुनिटी. के पर्सपेक्टिव में देख रहे हो. ठीक है, ठीक है. पर डोंट वरी, मेरा पूरा ट्रेनिंग S4 आना में रहेगा. डोंट वरी, मैं ईसीसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ. जो पहला वर्जन है उसको ईसीसी बोलते थे. मैंने उसकी बात भी नहीं की, कल के सेशन में भी नहीं की. कल के सेशन में भी मुझसे किसी ने सेम क्वेश्चन पूछा था. ठीक है, डोंट वरी. कल मैं नहीं था सर, वो ज्वाइन नहीं कर पाया, जॉब में थोड़ा बिजी था सर, इसलिए. नो नो इश्यूज, नो इश्यूज. ये पूरा S4 आना पे, डोंट वरी. ओके, अब बाकी सारे क्वेश्चंस मैं एंड ऑफ द डिस्कशन, एंड ऑफ दिस लेक्चर लूंगा. लेट्स स्टार्ट, क्योंकि काफी कुछ कवर करना है आज जो मैं कल कवर कर नहीं पाया था. चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. एक मिनट सूरज, मैं आपका क्वेश्चन एंड में लूंगा, अभी होल्ड करो. ओके. ओके सर, ओके. ओके, ठीक है. हमने कल क्या क्या डिस्कस किया था? हमने एक सर डिस्कस किया चलेगा. था एग्जैक्टली ईआरपी क्या होता है. म्यूट कर दो सूरज प्लीज. हाँ, ओके. सो हाँ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कल के सेशन में? हमने ये डिस्कस किया कि ईआरपी इंटरनल क्या चीज कंट्रोलर. है. ईआरपी का पूरा सेटअप हमने देखा. उसका डेफिनेशन देखा. मैंने आपको मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, ये सारे एम्स के बारे में बताया. और ईआरपी कुछ नहीं है, बस इन सबको ऑप्टिमाइज करने का एक तरीका है, इसके बारे में मैंने आपको बताया. उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया. अगर आपको याद हो तो, कि एक गाड़ी खरीदने जाता है तो एक कस्टमर या एक इंसान क्या क्या करता है? रिसर्च करता है, डीलरशिप के पास जाता है, डीलरशिप के पास जाने के बाद गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछता है. इंफॉर्मेशन पूछा, उसको हम इंक्वायरी कहते हैं. इंक्वायरी करने के बाद अगर वो गाड़ी पसंद आई तो डीलर डीलर सेल्स पर्सन या डीलरशिप वालों को बोलता है कि यस, आई वांट टू बाय दिस कार. तो उसके लिए वो एक कोटेशन रिक्वेस्ट करता है. कोटेशन में क्या होता है? कोटेशन में सब कुछ, उस गाड़ी का पूरा प्राइस ब्रेकअप होता है, कि उसमें उसका टैक्स कितना है, उसका बेस प्राइस कितना है, जो हम शोरूम प्राइस बोलते हैं, ऑन रोड, ऑफ रोड, ये सारे प्राइसेस हो गए. टैक्सेस, अलग अलग टैक्स हो गया, जीएसटी, स्टेट टैक्स, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, सारे टाइप के चार्जेस होते हैं. कुछ एक्सेसरीज के क्या क्या चार्जेस है, वो सब कोटेशन में होता है. एक बार कोटेशन हमें मिल जाता है एंड वी आर सेटिस्फाइड विद द कोटेशन, तो हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं उस पर्टिकुलर डीलरशिप के साथ. ऑर्डर प्लेस करते समय डीलरशिप ये बोलता है कि सर, मैं अगर उनके पास स्टॉक इमीडिएटली अवेलेबल हो, तो ऐसे भी होता है कि इमीडिएटली आपको गाड़ी मिल जाती है 1-2 दिन में. नहीं तो
कुछ कुछ केसेस में कुछ कुछ गाड़ी जो बहुत पॉपुलर है उनको एक एक दो दो महीने लग जाता है, छह छह महीने तक लग जाता है। तो हमने उसकी बात की, हमने शिपिंग डिलीवरी की बात की, ये पूरे प्रोसेस की बात की और फाइनली पेमेंट की बात की, हमने बिलिंग की बात की। तो हमने ये पूरा एक जनरल डिस्कशन किया था। उसके अलावा हमने और देखा कि करियर क्या होता है। मैं करियर का स्लाइड एक बार खोल देता हूँ सो दैट अगेन यू हैव अ लुक एट इट। करियर के बारे में हमने डिस्कस किया कि यूजुअली जो स्टार्ट करते हैं वो एनालिस्ट से स्टार्ट करते हैं और हर 2 साल में बेसिकली यू आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रमोटेड। जरूरी नहीं अगेन कि 2 साल में ही प्रमोशन चाहिए होता है, कुछ अपना अपना कंपनी का पॉलिसी है, बट इन जनरल ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है। अ, ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है आपके पूरे करियर का रोड मैप। और हमने सोल्यूशन आर्किटेक्ट की भी बात की थी कि कंसल्टेंट और या सीनियर कंसल्टेंट के बाद सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनने का आपको चांस मिलता है। लिख लेता हूँ। सोल्यूशन आर्किटेक्ट भी बनने का चांस मिलता है कि आप सॉरी, कट गया था वीडियो। हाँ, सोल्यूशन आर्किटेक्ट के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था कि सोल्यूशन आर्किटेक्ट क्या करता है, पूरा सोल्यूशनिंग डिजाइन करके देता है। ये मैनेजर्स से कंप्लीटली डिफरेंट रोल है। एक मैनेजर है, एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट है। मैनेजर से थोड़ा डिफरेंट अलग रोल है। उसके बाद सोल्यूशन आर्किटेक्ट फिर डायरेक्ट सीनियर मैनेजर बन सकता है या वो प्रिंसिपल पार्टनर भी बन सकता है, हमने ये देखा। हमने एक सैलरी के, यूजुअली मैं सैलरी के बारे में नहीं बात करता हूँ, पर तो भी मैंने सैलरी ये बोला था, एक मिनट, सैलरी का मैंने ये बोला था कि 1.5 एलपीए से लेकर 20 एलपीए तक भी मैंने, 15 एलपीए तक भी मैंने देखा है। तो ये सारी हमने बात की थी। एक हमने फाइनली बहुत ही शॉर्ट में हमने पूरा सिलेबस देखा था। अभी सिलेबस का इतना आप अपने रेफरेंस के लिए सिलेबस रखो, पर इतना अभी फोकस मत करो। कभी कभार ये सिलेबस ओवरवेलमिंग लगता है, थोड़ा ज्यादा लगता है, थोड़ा हैवी लगता है, इसलिए इतना सिलेबस के बारे में सोचो मत। बस मेरे ट्रेनिंग डे टू डे ट्रेनिंग पे focus करो, प्रैक्टिस करो, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। ओके, कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्लाइड जो मैं कल, सॉरी एक मिनट, जो मैं कल डिस्कस कर रहा था। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा ईआरपी को और अच्छे से जानते हैं। हम ये देखते हैं कि ईआरपी और एग्जैक्टली क्या है। आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे, एक तो एसएपी एसडी सुन लिया, एक आपने सुना होगा एमएम, एक सुना होगा एफआईसीओ, एक सुना होगा पीपी, एक सुना होगा आपने क्यूएम, एक सुना होगा आपने एसडी तो है ही। ये सब एग्जैक्टली ये सारे वर्ड्स क्या है, ये कहाँ से आए हैं, या एसडी को रिलेटेड, एसडी मतलब सेल्स के रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक ओवरव्यू हम देखते हैं। अभी भी, बाय द वे, अभी भी मैं एसएपी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी भी बस मैं सिर्फ बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस सिनेरियो, एक कंपनी कैसे काम करती है, खाली उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है, मैंने ये कुछ कुछ शेप्स ऑब्जेक्ट्स डाल रखे हैं। बाय द एंड ऑफ दिस स्लाइड, और मैं इसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन डालूंगा, सो बाय द एंड ऑफ दिस स्लाइड आपको एक एंड टू एंड आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, और पूरा ईआरपी का दुनिया कैसे चलता है, आपको इसका पूरा आइडिया आ जाएगा। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। हाँ, तो मान लीजिए कि हमने जो कल एग्जांपल लिया था वो था कोई भी एक गाड़ी का नाम, फॉर एग्जांपल टाटा ले लो, चलो। टाटा, टाटा की सफारी एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, बहुत बिकता है मार्केट में। तो मान लो कि हम टाटा मोटर्स के ओनर है, और हमारे पास एक गाड़ी है टाटा सफारी जो कि हम सेल करते हैं।
सफारी है जो कि हम सेल करते हैं। तो जब आप कुछ भी सेल करते हो तो सबसे पहले चीज आपको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपके पास गाड़ी है खड़ी हुई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए सेल करना है। तो क्या करना पड़ेगा जिससे आपका सेल हो जाएगा? अगर आप, अगर वो डिस्कशन जो मैंने अभी गाड़ी का कुछ कुछ ही मिनट पहले गाड़ी वाला डिस्कशन बोला था, जिसमें इंक्वायरी करते हैं, कोटेशन करते हैं, अगर आप वो पूरा गो थ्रू वापस करोगे, वो मैं एक बार फिर से वापस आपको दिखाऊंगा। बट अगर उस प्रोसेस को आप फिर से देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है हमारा सेल्स ऑर्डर। अगर हमारे पास किसी ने सेल्स ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया हमारे पास, तो हम बेचेंगे ही कैसे उनको? कोई चांस ही नहीं है बेचने का। तो इसलिए फ्रॉम अ सेल्स पर्सपेक्टिव और फ्रॉम अ सेल्स पर्सन पर्सपेक्टिव, जो कि डीलरशिप पे खड़ा है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि कस्टमर उनके पास आए और कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है उनके लिए सेल्स ऑर्डर। अच्छा, जब हो तो ऑब्वियसली सेल्स ऑर्डर को फुलफिल अगर मुझे करना है तो फिर मुझे डिलीवरी भी करना पड़ेगा। एक मिनट, डिलीवरी भी करना पड़ेगा। डिलीवरी भी कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं डिलीवरी भी कर रहा हूं तो आई विल हैव टू मेक श्योर कि मुझे मेरा पेमेंट मिले। अगर पेमेंट ही नहीं मिलेगा तो मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊंगा? तो पेमेंट किसका पेमेंट होता है? ये कस्टमर पेमेंट या कस्टमर इनवॉइस भी बोलते हैं। तो हमने क्या क्या किया अभी तक? एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए, विच इज टाटा सफारी, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स ऑर्डर। उसके बाद इंपॉर्टेंट है डिलीवरी, क्योंकि डिलीवर करना है, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कुछ सेल करने का। एंड एट द सेम टाइम हमारा ये भी काम होता है कि कस्टमर से पैसे ले, वो पेमेंट ले, कस्टमर इनवॉइस, और कस्टमर इनवॉइस का ही पेमेंट होता है, पेमेंट हमें मिलता है। आई होप आपको ये पढ़ने में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ने में आ रहा है तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिएगा। ओके, अब क्या होता है, कई कई बार मैंने डायरेक्ट सेल्स ऑर्डर से डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट किया, पर एक्चुअली में ये जो पूरा सेल्स का जर्नी है, ये जो पूरा सेलिंग का जर्नी है, वो सेल्स ऑर्डर से भी पहले से स्टार्ट होता है। तो मैंने, अगर आपको याद है, तो मैंने इंक्वायरी और कोटेशन के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे मैं अगर इंक्वायरी लिखूं और कोटेशन लिखूं, तो बेसिकली क्या प्रोसेस है ये, कि मैं पहले कंपनी, कोई कस्टमर मेरे पास आता है, अगर मैं टाटा टाटा मोटर्स का मालिक हूँ, तो कस्टमर सबसे पहले मुझे इंक्वायरी बनाएगा, फिर उसका एक कोटेशन बनाएगा। इंक्वायरी तभी बनाता है कोई कस्टमर जब एक नया कस्टमर होता है। मान लो एक कस्टमर रेगुलर कस्टमर है, तो इंक्वायरी क्यों ही करेगा वो? क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है क्या प्रोडक्ट है। अगर एक कस्टमर टाटा, अगर मैं मान लो कि मैं टूर्स एंड ट्रेवल्स चलाता हूँ और मैं टाटा मोटर्स के पास जाता हूँ, और मैं सफारी ऑन अ रेगुलर बेसिस, एक हर 6 महीने में अगर मैं तीन तीन चार चार गाड़ियां ले रहा हूँ, तो मैं इंक्वायरी क्यों करूंगा? डायरेक्ट मैं उनसे कोटेशन मांगूंगा कि तुम कितना चार्ज कर रहे हो गाड़ी का। फिर इंक्वायरी, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, कस्टमर के लिए एक इनवॉइस, और कस्टमर का इनवॉइस जो हमने बनाया है उसका पेमेंट। तो ये एक फ्लो हो गया। इस पर्टिकुलर फ्लो को हम, सॉरी एक मिनट, ऑर्डर टू कैश, थोड़ा ये स्पेस कम हो गया यहाँ पे, ओ टू सी, ऑर्डर टू कैश बोलते हैं। मतलब ऑर्डर से लेकर ऑर्डर से लेकर कैश तक, ये हमारी एक साइकिल हो गई। और इसी साइकिल को हम SAP SD बोलते हैं। एसएपी में एसएपी में अगर मैं इसको बोलूं तो ये SAP SD मॉड्यूल हो जाता है पूरा।
अब ये हमने बात की सेल्स की, ये पूरा हमने O2C जो भी बात की मैंने, ये पूरा सेल्स की बात की। पर एक कंपनी में अगर, क्योंकि मैं टाटा सफारी टाटा मोटर्स का मालिक हूँ, तो मेरा काम सिर्फ सेल करना नहीं है, मेरा काम है प्रोक्योर करना भी। अगर मैं रॉ मटेरियल्स ले रहा हूँ, तभी तो मैं उससे एक गाड़ी बनाऊंगा और तभी तो मैं बेच पाऊंगा। तो इसलिए प्रोक्योरमेंट मतलब रॉ मटेरियल्स खरीदना या खरीदना इन जनरल, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे यहाँ पे सेल्स ऑर्डर है, वैसे ही प्रोक्योरमेंट में परचेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर होता है। परचेस ऑर्डर क्या होता है कि मैं एक दूसरे वेंडर से रॉ मटेरियल या कोई भी मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, किसी गाड़ी के सीट कवर हो गए, सीट्स हो गए, वो मैं खरीद रहा हूँ। इसलिए परचेस ऑर्डर परचेसिंग के टाइम पे हम क्रिएट करते हैं। और ये सिर्फ अगेन मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ एसएपी में नहीं है, ये हर ईआरपी में होता है। क्या क्या ईआरपी है वो भी अगर आगे हम देखेंगे, एसएपी के अलावा और क्या क्या ईआरपी मार्केट में अभी चल रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे यहाँ पे सेल्स ऑर्डर है सेल करने के लिए, वैसे यहाँ पे परचेस ऑर्डर हम क्रिएट करते हैं कुछ रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए। अगर मैं एक परचेस ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब है जैसे यहाँ पे डिलीवरी है, वैसे उसका एक काउंटर पार्ट भी होगा कि तुम्हारे पास मटेरियल आ रहा है। उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल रिसीट। मटेरियल रिसीट, मटेरियल रिसीट क्या होता है कि हमारे पास वो रॉ मटेरियल या वो मटेरियल आया है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे कस्टमर इनवॉइस है, वैसे ही जहां से हम मटेरियल ले रहे हैं वो भी हमें बिल करेगा उस पर्टिकुलर मटेरियल का। मैं एरो बना देता हूँ। ये पूरा फ्लो है, अगेन प्रोक्योरमेंट का फ्लो है। तो जैसे यहाँ पे कस्टमर इनवॉइस है, वैसे ही अगर मैं किसी से स्पेयर पार्ट्स ले रहा हूँ, रॉ मटेरियल ले रहा हूँ, सीट कवर ले रहा हूँ गाड़ी के, तो वो मुझे एक इनवॉइस भेजेगा। उस इनवॉइस को बोलते हैं सप्लायर इनवॉइस। सप्लायर इनवॉइस, और उस सप्लायर इनवॉइस का फिर से पेमेंट जो हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे। यहाँ पे इस पार्ट में हमने कस्टमर से पेमेंट लिया है और इस पार्ट में हम सप्लायर को पे कर रहे हैं। तो और इन सारे चीजों से पहले हम कभी भी प्रोक्योरमेंट में डायरेक्ट परचेस ऑर्डर क्रिएट नहीं होता। जैसे यहाँ पे इंक्वायरी और कोटेशन है, ऑब्वियसली प्रोक्योरमेंट में भी ऐसा कुछ होगा जिससे हम इनिशिएट करते हैं, या इंक्वायरी या कोटेशन जैसा ही कुछ चीज होगी, उसको हम कहते हैं परचेस रिक्वेजिशन। परचेस रिक्वेजिशन, परचेस, एक परचेस रिक्वेजिशन और दूसरा है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। इसका क्या मतलब है, परचेस रिक्वेजिशन एंड रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन? अभी मान लो कि मुझे गाड़ी बनानी, गाड़ी, मैं गाड़ी बनाता हूँ, टाटा सफारी बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे सीट चाहिए। अब सीट मेरे पास है नहीं, मैं सीट कभी अपना नहीं बनाता हूँ, मैं सीट मंगवाता हूँ किसी वेंडर से। तो जब मुझे किसी चीज, किसी वेंडर से मंगवाने हो, तो मैं एक कोटेशन, वेंडर को एक कोटेशन रेज करूंगा कि भाई तुम, मुझे सीट चाहिए, तुम मुझे बताओ कितने पैसे लगेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर सीट। तो उसको हम रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कोटेशन है, सेम वही कोटेशन, बट यहाँ पे कस्टमर का कोटेशन है, ये वेंडर का कोटेशन है। और परचेस रिक्वेजिशन वो डॉक्यूमेंट होता है या वो प्रोसेस होता है जब हम खरीदने का रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। मतलब हमें अगर सीट चाहिए तो उसका रिक्वेस्ट अगर हमें जनरेट करना है, उसका रिक्वेस्ट इनिशिएट करना है, तो उसको परचेस रिक्वेजिशन बोलते हैं।
नोट दैट सारे ईआरपी में एसएपी हो नॉन एसएपी हो, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन और परचेस रिक्वेजिशन से हम परचेस ऑर्डर बनाते हैं। इस पूरे साइकिल को हम P2P बोलते हैं। P2P मतलब प्रोक्योर टू पे, मतलब हमने प्रोक्योर किया और उसका पेमेंट दिया। और एसएपी में इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमएम। तो अब हमने दो पर्टिकुलर मॉड्यूल्स एसएपी के ऊपर से एकदम देख लिए। एक है हमने एसडी देख लिया और एक हमने एमएम देख लिया। ओके, अब जब मैं एसडी एमएम ये सारी चीजों की बात कर रहा हूँ, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हमने छोड़ा है, वो और उसी से ही पूरा बिजनेस चलता है, वो है पैसा। अब हमने यहाँ पे पेमेंट तो ले लिया, कस्टमर पेमेंट यहाँ पे हमने दिया और यहाँ पे कस्टमर से पेमेंट तो लिया, और ये पेमेंट का ट्रैक कौन रखेगा, कैसे रखेगा, और कैसे रखेंगे उस पेमेंट का ट्रैक, क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स, इतने सारे वेंडर्स, इतना सारा डेटा कैसे मैनेज करेंगे। तो इसलिए पेमेंट को मैनेज करने के लिए यूजुअली कंपनीज जनरल लेजर करके लेजर बनाती है। जनरल लेजर, जनरल लेजर क्या है? ये एक बहुत पुराना टर्म है, एक बहुत पुराना वर्ड है। पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, हिसाब किताब करते थे। मतलब किससे पैसा आ रहा है, किससे के कहाँ पे पैसा, कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पे पैसा जा रहा है, उसका एक किताब बनाते थे, उसका एक बुक कीपिंग करते थे। उस बुक कीपिंग को नाम रखा जनरल लेजर। तो इस केस में भी जनरल लेजर का ये मतलब है कि पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पूरा अकाउंट्स देखना कंपनी का, चाहे वो वेंडर की तरफ का अकाउंट हो, चाहे वो कस्टमर की तरफ का अकाउंट हो, ये जनरल लेजर का काम होता है। जनरल लेजर का और क्या क्या काम होता है? जनरल लेजर का काम होता है प्रॉफिट एंड लॉस देखना। एक मिनट, प्रॉफिट एंड लॉस देखना, पीएलएन स्टेटमेंट कहते हैं। बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो, कैश कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका परफॉर्मेंस देखना कि क्या, कि हमने पिछले महीने में कितना सेल किया, उससे पिछले महीने एक क्वार्टर में कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ वो क्वार्टर में, वो सब जनरल लेजर का काम, जनरल लेजर देखता है। जब हम जनरल लेजर की बात करते हैं, जब हम इन पेमेंट्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ऐसा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें, जिससे हम कितने पेमेंट्स आ रहे हैं कस्टमर से इस पार्ट में और कितने पेमेंट हम कर रहे हैं वेंडर को, उसका एक बुक कीपिंग, उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो उन उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स। अकाउंट्स रिसीवेबल्स, जब हम एक कस्टमर से पेमेंट लेते हैं तो उसका पूरा डेटा कहाँ मेंटेन होता है? अकाउंट्स रिसीवेबल में। सिमिलरली, जो हम वेंडर्स को पे कर रहे हैं उसको हम, मैं अकाउंट्स को एसी लिख रहा हूँ, और उस प्रोसेस को हम अकाउंट्स पेएबल बोलते हैं। मतलब जितने कस्टमर्स को हमने पैसा दिया, जितने, नॉट कस्टमर, जितने वेंडर्स को हमने पैसा दिया, जहाँ कहाँ कहाँ से प्रोक्योर किया, उसको हम अकाउंट्स पेएबल बोलते हैं। तो इसलिए मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने कनेक्ट किया है, मतलब पेमेंट जो मेरे पास आ रहा है वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस समझने के लिए मैं अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स रिसीवेबल्स को जनरल लेजर के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो भी ग्रीन में आप देख रहे हो, ग्रीन बॉक्स में पूरा प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस को बोलते हैं R2R। R2R का मतलब है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट।
मतलब पैसों का पूरा रिकॉर्ड से लेकर पैसों का पूरा हिसाब किताब से लेकर पैसों का पूरा रिपोर्टिंग तक, ये पूरा सिस्टम आर टू आर कहते हैं। और एसएपी में इस चीज को हम कहते हैं FICO। आपने बहुत सुना होगा MM, FICO, SD। आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये सारे टर्म्स क्या है। अभी तक कोई डाउट? इसके आगे मैं जाऊं। बाय द वे, ये जो 3 एलिमेंट्स आपको मैंने बताए, एक मैंने ये साइकिल बताया, एक मैंने ये साइकिल बताया, और एक मैंने ये वाला साइकिल बताया, यही एकदम बेसिक लेवल पे आपका ERP सिस्टम होता है। तो अभी तक कुछ डाउट्स है इस पूरे प्रोसेस में? मैंने आपको बताया सेलिंग कैसे होता है, ये वाला पार्ट पूरा सेलिंग के बारे में मैंने अब डिस्क्राइब किया। ये वाला पार्ट मैंने पूरा प्रोक्योरमेंट के बारे में डिस्कस किया, और ये वाला पार्ट मैंने पूरा फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया। एनी क्वेश्चंस बिफोर आई मूव अहेड? मेरी आवाज आ रही है ऑर्गेनाइजर? एम आई Yes, sir. ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, क्लियर है? ये इतना इतना कंसेप्ट क्लियर है? Clear है यस sir. सर। ओके, ग्रेट। अब हमने तीन तीन अलग अलग प्रोसेस के बारे में बात किया। एक बहुत बड़ा प्रोसेस हमने अभी तक कवर नहीं किया है, वो है प्रोडक्शन। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हमें टाटा सफारी बनानी है या कोई भी गाड़ी बनानी है, तो हमने यहाँ से रॉ मटेरियल उठाया और हमने यहाँ पे डायरेक्ट सेल किया। हमने यहाँ पे डायरेक्ट सेल किया, हमने अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया। तो वो प्रोडक्शन के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब हम रॉ मटेरियल लेते हैं तो हम कहीं पे तो स्टोर करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं इन्वेंटरी। ये इन्वेंटरी रॉ मटेरियल्स भी स्टोर करता है, ये इन्वेंटरी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट भी स्टोर करता है। मतलब जो हमने मटेरियल लिया है वेंडर से, वो भी यहाँ पे जाके स्टोर होगा, और जो मटेरियल हम बेचेंगे, ऑब्वियसली हम इन्वेंटरी से ही अपने ही स्टॉक से बेचेंगे। तो इसलिए इन्वेंटरी का कनेक्शन मैंने मटेरियल रिसीप्ट में भी रखा है, इन्वेंटरी का कनेक्शन मैंने डिलीवरी में भी रखा है। अच्छा, जब मैं इन्वेंटरी की बात करता हूं, तो अभी हमने सिर्फ वेंडर से लिया और कस्टमर को दिया, इस प्रोसेस के बारे में ही बात किया। बट कई सारे कंपनीज में, टाटा जैसे, टाटा ही इस पर्टिकुलर केस में वो मैन्युफैक्चर करती है अपनी गाड़ी को। तो वो कैसे मैन्युफैक्चर करती है? वो मैन्युफैक्चर करती है विथ समथिंग नोन एज प्रोडक्शन ऑर्डर। जैसे यहाँ पे परचेस ऑर्डर है, यहाँ पे जैसे परचेस ऑर्डर है, यहाँ पे जैसे सेल्स ऑर्डर है, वैसे ही अगर तुम्हें कुछ चीज प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर लगता है। जब प्रोडक्शन ऑर्डर एक बनता है, उसका नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन। अब ये क्या चीज है भाई, प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन और प्रोडक्शन ऑर्डर? प्रोडक्शन ऑर्डर कुछ नहीं, एक तरीके से आदेश होता है फैक्ट्रीज को, एक तरीके से डायरेक्शन होता है फैक्ट्रीज को कि अब तुम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करो। और उस पूरे प्रोसेस को, प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस को हम प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन बोलते हैं, ये चीज। अच्छा, जब हम प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन जब हम प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन करते हैं, या कोई भी हमारा गाड़ी बन रही हो, तो ऑब्वियसली हम इन्वेंट्री से कुछ रॉ मटेरियल लेंगे। जो हमने यहाँ से जो रॉ मटेरियल लिया है, उसको हम यूटिलाइज करके, जैसे मैंने सीट कवर का एग्जांपल दिया था, सीट कवर हम यहाँ से लेंगे इन्वेंट्री से और प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन में डालेंगे, ताकि हम गाड़ी में फिनिश्ड गाड़ी बना सके। एट द सेम टाइम जब हमारी एक गाड़ी फिनिश्ड हो जाती है, एकदम
बन के रेडी हो जाती है वो अगेन वापस इन्वेंट्री में जाती है। तो इसलिए ये दो एरोज मैंने बनाए। जब एक फिनिश्ड प्रोडक्ट वापस इन्वेंट्री में जाता है तो एक डॉक्यूमेंट बनता है या उस प्रोसेस को बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स रिसीट। मतलब ये इसका ये मतलब है कि हमें एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल गया है। और जब हम एक रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए लेते हैं, मतलब एक रॉ मटेरियल लेके हम कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उस स्टेप को हम बोलते हैं मटेरियल इशू। मतलब हमने मटेरियल को इशू किया है, ताकि हम वो रॉ मटेरियल को इशू किया है ताकि हमने उसको प्रोडक्शन में डाला और हमें एक फाइनल आउटपुट मिला। अब हमने बात किया यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर की, प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन की, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोडक्शन कब करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, वो सब इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है? वो सब इंफॉर्मेशन आता है प्लानिंग से। अगर मान लो कि हमने 100 गाड़ियां बनाई और 100 बिकी ही नहीं वो गाड़ियां, तो और प्रोडक्शन करने का क्या फायदा? तो इसलिए प्लानिंग, जिसको एमआरपी, ईआरपी के टर्म्स में एमआरपी भी बोलते हैं, जब हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एसडी और आगे पढ़ेंगे तो हम इस एमआरपी के ऊपर और ध्यान से देखेंगे कि एमआरपी क्या चीज है। तो ये जो प्लानिंग चीज है ये सबसे कोर पार्ट है किसी भी ईआरपी सिस्टम का। प्लानिंग के बिना ना आप प्रोड्यूस कर पाओगे, प्लानिंग के बिना ना आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, ना आप परचेस कर पाओगे, ना आप सेल कर पाओगे चीजों को। और और सेल्स ही इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि इस सेल ऑर्डर जो हमने बनाए हैं ये पूरे के पूरे प्लानिंग को ड्राइव करते हैं। मतलब अगर मान लो कि मेरे पास एक डीलरशिप है और कस्टमर के डिमांड के हिसाब से ही तो मैं अपना पूरा प्लानिंग और प्रोडक्शन बनाऊंगा। अगर 100 कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं पर मंथ, तो मुझे पता है कि 100 कस्टमर आ रहे हैं तो मैं 100 गाड़ियां बनाऊंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि सेल्स ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट है, ये सेल्स ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट है कि वो एक्चुअली डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है कि कितने क्वांटिटी हमें और प्रोड्यूस करने हैं। सिर्फ सेल्स ऑर्डर ही नहीं प्लानिंग में काम आता है, समथिंग नोन एज सेल्स फोरकास्ट। अब ये सेल्स फोरकास्ट क्या चीज है भाई? सेल्स फोरकास्ट, मान लो अब दिवाली है, दिवाली के सीजन में क्योंकि कंपनीज ऑफर लाती है, क्योंकि नई चीजें खरीदने का एक कल्चर है इंडिया में, तो इसलिए जो परचेसिंग, जो लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, नॉट परचेसिंग, जो ऑर्डर प्लेस करते हैं लोग, उसका एक्सपेक्टेशन कंपनी के लिए बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर मैं सेल्स ऑर्डर के साथ साथ अगर मैं ये प्रिडिक्ट कर पाऊँ कैसे भी, एआई टूल से, नॉन एआई टूल से, अगर मैं ये प्रिडिक्ट कर पाऊँ कि मेरा अगले महीने कितना बिक सकता है माल, अगले महीने मेरी गाड़ी कितनी बिक सकती है, उसको सेल्स फोरकास्टिंग बोलते हैं। और ये सेल्स फोरकास्टिंग भी प्लानिंग में मदद करता है। ऑब्वियसली अगर मुझे पता है कि मेरी पिछली दिवाली में 1000 गाड़ियां अगर बिकी है, तो मैं इस दिवाली में मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि मेरी कितनी गाड़ियां बिकेगी। तो इसलिए सेल्स फोरकास्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, खाली सेल्स फोरकास्ट नहीं, और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग के डिसीजन मेकिंग में। वो क्या है? वो है ये वाला साइड, प्रोक्योरमेंट वाला साइड। अब इसमें से कौन सा साइड इंपॉर्टेंट है? अच्छा, ये जो पूरा हमने साइकिल देखा, उससे पहले ये जो हमने पूरा साइकिल देखा, सेल्स का, यहाँ पे सेल्स का, यहाँ पे पूरा प्रोक्योरमेंट का, इसका कुछ ना कुछ तो डेटा बनता ही होगा। कौन किस टाइप का डेटा? जैसे कि अगर मान लो कि मैं प्रोक्योरमेंट की बात करूं, तो मेरे वेंडर्स कौन कौन है? वेंडर्स कौन कौन है?
क्या क्या रॉ मटेरियल मैं ले रहा हूँ और कितने क्वांटिटी में रॉ मटेरियल ले रहा हूँ, मेरा क्या क्या प्राइस है, मैंने किस वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाया है। इसका एक बहुत बड़ा डेटा अक्यूमुलेट हो जाता है या मैं स्टोर करता हूँ। इसको कहते हैं मास्टर डेटा। एक डेटाबेस जिसमें आपके पास वेंडर्स, रॉ मटेरियल, प्राइसेस, कॉन्ट्रैक्ट, सिमिलरली इस साइड पे कस्टमर का पूरा डेटा, प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा डेटा, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, नॉट रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा डेटा, उन प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग के बारे में पूरा डेटा। अब ये प्राइसिंग भी बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाता है कि जीएसटी है, अगर इंडिया में सेल करना है तो स्टेट वाइज जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी, कितने सारे अपने अपने टैक्सेस भी है, फार्मर्स फार्म टैक्स है फॉर एग्जांपल, सेस कितने सारे सेस है। अगर इंडिया इंडिया की बात करूँ तो जीएसटी है, तो भी थोड़ा सिंपल है। फॉरेन की बात करूँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड उनके टैक्सिंग स्ट्रक्चर है। यूरोपियंस की बात करूँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो बहुत बड़ा डेटाबेस बन जाता है, बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का डेटाबेस बन जाता है। तो ये जो चीज है, वेंडर रॉ मटेरियल प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, इसका भी एक इनपुट प्लानिंग में जाता है। क्यों इसका इनपुट प्लानिंग में जाता है? अगर मैं प्लानिंग, एक मान लो कि एक ऐसा इंजन बनाओ, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जिसमें मैं सेल्स का फोरकास्ट डाल रहा हूँ, जिसमें मैं सेल्स ऑर्डर्स कितने जाएंगे ये डाल रहा हूँ, और उसके साथ साथ अगर मैं ये इंफॉर्मेशन भी डालूं कि मेरा वेंडर कौन है, मेरा वेंडर कौन नहीं है, मेरा कितने सारे रॉ मटेरियल है, प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, तो मैं ये बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मेरा क्या डिमांड रहने वाला है मार्केट में। और उस डिमांड के हिसाब से मैं अपना प्रोडक्शन ऑर्डर बनाऊंगा, उस प्रोडक्शन ऑर्डर के हिसाब से मैं अपना प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन करूंगा, और उससे मैं रॉ मटेरियल भी मुझे पता लग जाएगा कितना लेना है मुझे, और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कितना बनाना है ये भी पता लग जाएगा मुझे। तो ये इस पूरे साइकिल को, ये एक हमारा पूरा साइकिल रेडी हो गया, और इस पूरे साइकिल को हम बोलते हैं एसएपी के टर्म्स में प्रोडक्शन प्लानिंग। एक मिनट, प्रोडक्शन प्लानिंग। और एसएपी में एसएपी पीपी, प्रोडक्शन प्लानिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है। इसको इसको इग्नोर मारो, ये मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा लगाया था। तो ये कुछ मॉड्यूल्स है जो हमने देखे। अब क्या क्या मॉड्यूल्स हमने देखे? एक देखा हमने अभी रिसेंटली एसएपी पीपी, जस्ट डिस्कस किया। एक हमने देखा एसएपी एमएम, एक हमने देखा एसएपी फिको, और एक हमने देखा एसएपी एसडी। तो एसएपी एसडी, अब आपको एटलीस्ट इतना आइडिया आ गया होगा कि एक पूरे का पूरा बिजनेस कैसे चलता है, उस बिजनेस के क्या क्या कंपोनेंट्स है। एक पूरा सेल्स साइड का कंपोनेंट है यहाँ पे, एक पूरा परचेस साइड का कंपोनेंट है यहाँ पे, एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट है यहाँ पे, प्रोडक्शन का कंपोनेंट है यहाँ पे, और फिर उसके इंपॉर्टेंट डेटाबेस, जिसको हम मास्टर डेटा बोलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये पूरा डेटाबेस। इज दिस क्लियर? और फाइनेंस ऑब्वियसली। इज दिस क्लियर? ये पूरा फ्लो आपको पता लग गया। अब आई होप आपसे कोई भी ईआरपी के बारे में पूछे तो एटलीस्ट आपको कुछ तो समझ में आया होगा, और आप उनको अच्छे से समझा पाओगे कि एक सेल्स साइकिल, एक सेल्स साइड होता है एक कंपनी का, एक फाइनेंस साइड होता है, एक परचेसिंग साइड होता है, और एक प्रोडक्शन साइड होता है। अब जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में सारे एलिमेंट्स हो। कुछ कंपनीज जिसको हम ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कहते हैं, जैसे कि amazon ले लो या फ्लिपकार्ट ले लो, वो अपना कुछ प्रोडक्शन करते नहीं। तो उस केस में ये जो एसएपी पीपी वाले पार्ट है, वो नहीं, वो अप्लीकेबल नहीं है। बट एट द सेम टाइम एमएम और एसडी अप्लीकेबल है, एफआईसीओ अप्लीकेबल है। बट अब हमारे केस में टाटा सफारी
या कोई भी मैन्युफैक्चरर ले लो, कोलगेट ले लो, पीएनजी ले लो, कोई भी ले लो, उसमें प्रोडक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी सारे एलिमेंट्स का इम्पोर्टेंस है। इज दिस क्लियर? Yes, clear. ओके ओके। अब यस सर। एक जो मैंने कल एग्जांपल आपको दिया था कि हम शोरूम में जाते हैं, उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब हम जो सीखने वाले हैं, अब मैंने आपको बताया एसडी के बारे में, मैंने FICO के बारे में बताया, MM के बारे में बताया और PP के बारे में। मैंने और भी ऐसे 140 प्रोडक्ट्स है एसएपी के, अलग अलग डोमेन में, अलग अलग साइड में। कुछ मैं लिख देता हूँ, HR, फिर आजकल एनवायरनमेंट के बारे में बहुत डिस्कशन चल रहा है कि पोल्यूशन कम करो, तो उसका भी एक मॉड्यूल है। HR एक मॉड्यूल है, एनवायरनमेंट एक मॉड्यूल है। ऐसे छोटे मोटे कई सारे मॉड्यूल्स है, 140 टोटल मॉड्यूल, 140 प्लस मॉड्यूल्स है। बट मैंने सिर्फ खाली इन चारों के बारे में डिस्कस किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा टॉपिक है विच इज SD, इनसे ये चारों पार्ट्स बहुत डीप कनेक्शन है इनका। अगर आप यहाँ पे फिर से देखोगे, यहाँ पे आपका पूरा वो मैंने पूरे कनेक्शंस बना के दिखाया आपको। और ये चार इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है एसएपी के, जो कि एसडी से बहुत डीपली कनेक्टेड। जब हम एसडी की बात करते हैं, तो एसडी में जैसे मैंने बोला, एसडी को, उस साइकिल को, लेट मी जस्ट गो बैक अगेन, इस साइकिल को मैंने O2C यहाँ पे लिखा है, ये देखा होगा हमने। O2C is nothing but your order to cash cycle. अब इन जनरल ऑर्डर टू कैश साइकिल कैसे काम करती है? एक हम यहाँ पे हमने कस्टमर लिया है, मान लो ये है आप और मैं, जो कि सफारी ले रहा, टाटा सफारी। वो शोरूम में जाता है। शोरूम में जाने के बाद क्या करेगा? वो सबसे पहले इंक्वायरी करेगा, उसके बाद डिस्कशन करेगा। अब सबके साथ डिस्कस करेगा, वहां के लोगों से, शायद कोई और कस्टमर से बात करेगा फोन पे, उससे फीडबैक लेगा कि अच्छी गाड़ी है कि नहीं है। एक बार वो पूरा सेटिस्फाई होगा, तो वो क्या करेगा? उसके साथ नेगोशिएट करेगा प्राइस। डीलर के साथ नेगोशिएट करेगा प्राइस, या उसको हम कोटेशन भी बोलते हैं। कोटेशन को मैं QT इन शॉर्ट लिखता हूँ। और फाइनली जब कोटेशन भी, वी आर वेरी फाइन विद द कोटेशन, वी हैव एक्सेप्टेड द कोटेशन, हम फाइनली एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो यही हम शोरूम में करते हैं। एक बार ऑर्डर प्लेस करने के बाद शॉपकीपर क्या बोलता है कि अच्छा, मुझे आप 30 डेज दे दो, 30 डेज के बाद मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, यही तो बोलता है। या उसके पास अगर स्टॉक में हो तो बोलता है कि मैं आपको कल तक गाड़ी मिल जाएगी। तो ये इसको वेटिंग पीरियड के बाद डिलीवरी का टाइम आता है। और फाइनली डिलीवरी के बाद पेमेंट पूरा करने का टाइम आता है। या ऐसे भी हो सकता है कि पेमेंट हम पहले कर देते हैं। वो जैसे हमने डीलर के साथ पेमेंट कैसे करना है, वो जब हम डिस्कशन करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट यूजुअली एसएपी में जो पेमेंट का पार्ट है वो एकदम एंड में होता है। क्यों? क्योंकि एसएपी एक सॉफ्टवेयर है जो कि B2B, B2B सॉफ्टवेयर है। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक होता है B2B और दूसरा होता है B2C। एक होता है B2B मींस बिजनेस टू बिजनेस, और एक होता है B2C बिजनेस टू कस्टमर। तो बिजनेस टू कस्टमर के एग्जांपल्स क्या है? फ्लिपकार्ट। आप डील करते हो फ्लिपकार्ट के साथ, आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे हो, जो हम डे डे टू डे लाइफ में जो हम परचेस करते हैं, यूजुअली हम B2C स्टाइल ऑफ बिजनेस में काम करते हैं। बट B2B, जैसे कि मैं महिंद्रा हूं या मैं टाटा हूं, और एक कंपनी है मदरसन।
अगर नाम सुना हो तो। मदरसन ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स बनाती है। छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स हो गए, स्क्रूज हो गए, कंपोनेंट्स हो गए अलग अलग ऑटोमोबाइल के, पिस्टन्स हो गए, फैंस हो गए, एसी के फैंस हो गए गाड़ी के, वो मदरसन बनाती है। तो अ, अगर मैं टाटा हूँ और मुझे गाड़ी बनानी है, उसका कंपोनेंट अगर मुझे खरीदना है, तो मैं मदरसन के साथ डायरेक्ट डील करूंगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बी टू बी बोलते हैं। और जब बी टू बी की बात आती है, तब जो पेमेंट का पूरा सीन होता है, वो डिलीवरी के यूजुअली बाद में होता है। आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन में, या जितना भी आपने बिजनेस किया है, पैसे भरते हैं फिर मटेरियल आता है, या या एट द मोस्ट कैश ऑन डिलीवरी करते हैं हम। कैश ऑन डिलीवरी करते समय मटेरियल लेते हैं, फिर पैसा देते हैं। बट बी टू बी में हमें कुछ टाइम हमें कुछ वो कंपनी टाइम देती है कि तुम 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद पेमेंट कर सकते हो। तो जो ये ऑर्डर टू कैश साइकिल है एसएपी का, वो बहुत ही ऊपर से अगर मैं बोलूं तो ऐसे काम करता है। दिस इज योर एंड टू एंड प्रोसेस ऑफ एन ऑर्डर टू कैश साइकिल। कल के कल के अगले सेशन में हम एक एक कंपोनेंट में जाएंगे और एक एक कंपोनेंट का फीचर देखेंगे। और इन जनरल ये पूरा जो कोर्स रहेगा, इंक्वायरी डॉक्यूमेंट्स कैसे जनरेट होते हैं, इंक्वायरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये ये जो डेज कैसे कैलकुलेट हुए, ये 30 डेज ही क्यों, और ये सॉफ्टवेयर ने कैसे कैलकुलेट की है, डिलीवरी कैसे बनती है, बिलिंग और पेमेंट कैसे होता है, हम एक एक चीज, ऑर्डर कैसे प्लेस होता है, हम एक एक चीज एसएपी में देखेंगे और एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। और प्राइस नेगोशिएशन कैसे होगा, डिस्कशन कैसे होगा, इंक्वायरी कोटेशन कैसे होगा, ये सारी चीज हम एसएपी में देखेंगे। एनी डाउट अप टिल नाउ? समझ में आया मैंने क्या बोला है, या सब ऊपर से गया? समझ में आया सर। ओके, तो आज का अभी का डिस्कशन यहीं पे रोकते हैं। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट सेशन। हेलो सर। कुछ क्वेश्चंस है? हेलो सर। यस। हेलो सर, ये अभी तो क्या सारे बिजनेस प्रोसेस ही हैं अभी आपने जो बताया, जैसे कि P2P है, R2R, ODC, और ये भी अभी एक जो बताया आपने। कॉन्फ़िगरेशन जब हम उस लेवल पे, मतलब उसमें कितना टाइम लग सकता है कॉन्फ़िगरेशन में? मैं कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एसडी का बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल जी। मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए बाकी सारे प्रोसेस हम्म, बताए, ताकि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रहे कि ये दुनिया क्या है। ठीक है, पहली हम्म, बात। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीना मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, 2 महीना तक लग जाएगा मुझे हाँ। पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए। और 1 महीना आपका इंटरव्यू ट्रेनिंग और वो सब, इंटरव्यू का ट्रेनिंग या प्रिपरेशन में लग लग जाएगा, तो टोटल 3 महीने लगे। सर सिर्फ एमएम का इसमें देखे तो क्या? सिर्फ एमएम के लिए बोलना था। नहीं, एसडी के लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एसडी की ट्रेनिंग है, एमएम की ट्रेनिंग नहीं। मैंने एमएम इसलिए बताया ताकि ये एसडी के साथ बहुत कनेक्टेड है, और तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एमएम क्या चीज है। इसलिए पहले ही क्लास में मैंने एक ओवरव्यू दे दिया पूरे सिस्टम का। फिर एसडी को हम खोल के देखेंगे। सर इसमें MM इंटीग्रेशन, FI इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ पढ़ेंगे? ऑब्वियसली मैंने ये बताया है, तो वो मैं सिखाऊंगा ही, ओके, राइट? या यस। हाँ, तो नहीं सिर्फ यही सर, पूछा चिराग था तो वो बोल रहे थे कि एमएम का भी शायद पूछ लेना बोले। क्या एमएम का हेलो क्या पूछना है? यस प्रतीक। सर, इंटरव्यू इंग्लिश कंपलसरी होता है? मैंने तो सारे इंग्लिश में ही लिया। और क्योंकि एसएपी एक ऐसा काम है जिसमें आपको क्लाइंट फेसिंग बहुत ज्यादा है, और अच्छे कंपनीज में अगर जाना है तो फॉरेन क्लाइंट्स मिलेंगे, और फॉरेन क्लाइंट्स इंग्लिश के अलावा और कुछ समझते नहीं है।
तो इसलिए इंग्लिश नहीं आता है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उसके ऊपर थोड़ा काम करके उसको अच्छा कर लो, अगर अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम करना है तो। अब मेरा एक क्लाइंट जर्मनी का था, तो उनको तो सिर्फ इंग्लिश ही चाहिए था। तो अब तुम ही समझ जाओ। ओके ओके सर आपकी इधर एमएम का ट्रेनिंग प्रोवाइड ही नहीं करते मतलब? एमएम का ट्रेनिंग और बाकी सारा ट्रेनिंग एसडी को छोड़ के बाकी जो भी डिस्कशन है वो ऑर्गेनाइजर से बात करो, मैं नहीं लेता हूँ, मैं खाली एसडी का ट्रेनिंग लेता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके सर, ओके। और किसी को पूछना है कुछ बिफोर वी एंड द सेशन? Sir, I have a सूरज? question, हाँ sir. सर, सर मैं जितेश। यस, हाँ बोलो जितेश। हाँ जी सर, मैं जो एक फार्मा कंपनी है मैनकाइंड में, उस पर जॉब करता हूँ। तो उसमें ना सर S/4HANA और फ्योरी, सर मैंने इस पे काम किया हुआ है। तो हम जो सेल परचेस करते हैं, ठीक है, और रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उसमें, और जो है पीजीआई इन्वॉइसिंग वगैरह होती है, सेल ऑर्डर क्रिएट करते हैं हम, उसके बाद फिर पीजीआई इन्वॉइसिंग होती है, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग पार्टी पेमेंट आती है, पीडीसी वगैरह क्रिएट करते हैं हम। तो वो तो एक जनरल एंट्री हो गई सभी में। तो आप जो एसडी जो आप बता रहे हैं सर, इसमें कि मतलब कुछ अलग है कि उससे अलग है कि उसमें ये हम मतलब क्या है, कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हमें खुद ही इम्प्लीमेंट क्या करना उसमें, मैं समझ नहीं आया सर। आपने जितना काम किया है, जहाँ तक जितना मैं जी समझ जाऊँ, वो है जी जी मैनकाइंड फार्मा का जो एसएपी सिस्टम है, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स जी। क्रिएट करते हो, राइट? जैसे हाँ सेल्स हाँ ऑर्डर जी, हाँ बना जी। दिया, हाँ, डिलीवरी सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट करना, बना दिया। पार्टी को ऑर्डर आए हैं, डिलीवरी हाँ, क्रिएट कर दी, मैं ठीक जो है, ये सिखाऊंगा सब। वो जी मैं जो सिखाऊंगा वो उसके पीछे की दुनिया कि डिलीवरी, आपको समझ में आ गया होगा कि डिलीवरी का ऑर्डर टाइप कैसे आया, वो हाँ जी, हाँ जी, ऑटोमेटिक कैसे सारा डेटा फ्लो हो रहा है एक डॉक्यूमेंट हाँ से जी, दूसरे डॉक्यूमेंट। वो हाँ मैं जी, हाँ जी। आगे के सेशन में वो एक डेमो जब दूंगा तब आपको और क्लियर होगा कि मैं अच्छा, क्या बताना चाहता हूँ। पर पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, अगर आपने या एसपीआरओ का नाम सुना अच्छा, होगा, कभी सुना है एसपीआरओ? नहीं सर मैंने नहीं सुना। अच्छा, हाँ एसपीआरओ मैंने सुना। एसएपी में, SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। हाँ, एसपीआरओ आपका पूरा डिजाइन करता है बेसिकली सॉफ्टवेयर, आपके लिए अच्छा, पूरा एसडी तो सर डिजाइन करके देता ओके ओके, तो सर हम पूरा डिजाइन कर सकते हैं सर इसके बाद है। हाँ मतलब हम पूरा हाँ, कॉन्फ़िगर डिजाइन कर पाएंगे हम, जो यानी कि हम अभी तो यस हम बाहर से कर रहे हैं काम, मतलब हम अंदर से भी उससे हम क्रिएट कर पाएंगे डिजाइन वगैरह, जो भी उसका यस ऑप्शन है, यस जो हमें कहाँ से ऑप्शन कहाँ डालना है, कहाँ से हटाना है, अच्छा वो सब यस। कर सकेंगे हम। ओके ओके ओके। तो सर ये हाँ इस बिफोर ट्रेनिंग के जैसे सर ये ट्रेनिंग हो जाएगी, तो प्लेसमेंट में या जॉब के टाइम पे सर वो कुछ सर्टिफिकेशन ऐसा कुछ मांगेंगे नहीं कि भी आपने मतलब ये सब चीजें कोई टेक्निकल नॉलेज कहाँ से ली है, या आपने कोई ऐसी मतलब कोई बड़ी डिग्री कहाँ से ली है, तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होगी नहीं सर उस वहाँ पे जॉब देखो, के टाइम? यूजुअली यूजुअली नहीं मांगते हैं, कुछ कुछ कंपनीज